जहां छत्तीसगढ़ से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ी खबर आपको बता दें। इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद भी रहेंगे INS 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक। लोकसभा चुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर और विषय पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ INS 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। हिमांशु जी, कौन सी वो खबर है जिस पर आप विस्तार से बातचीत करने जा रहे हैं? खबर इसी संदर्भ में कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर बेहद संजीदा है देश भर के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ भी उससे अछूता नहीं है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा को लेकर जहां तक बात है, राज्य गठन के वास्ते ही छत्तीसगढ़ से बड़ा व्यापक समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सपना रहा है कि 11 की 11 सीटें उसे लोकसभा में छत्तीसगढ़ से प्राप्त हो। ये सपना आज तक साकार नहीं हो पाया। 9 सीट 10 सीट ये आंकड़ा रहा, पर एक ना एक सीट जो है चूक जाती है भाजपा। 2024 के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी अपने उस सपने को साकार करने की कोशिश में है और उसी के तहत जैसे विधानसभा चुनाव के संदर्भ में भाजपा ने रणनीति बनाई थी कि चुनाव आयोग का कार्यक्रम घोषित होने से पहले ही कुछ सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए थे। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में भी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर इस तैयारी में है कि चुनाव आयोग को जब कार्यक्रम घोषित करना है करे, हम अपने प्रत्याशी पहले से घोषित कर दें। खासतौर पर उन सीटों के संदर्भ में जहां पर सीटें जीत पाने में दिक्कत रही है या जहां पर चुनौतियां थोड़ी मुश्किल महसूस की जाती हैं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो भाजपा की तैयारी है, जिसके तहत अभी हाल ही में पार्टी के प्रभारी ओम माथुर भी छत्तीसगढ़ प्रवास पर थे, उसके अंदर यह तय किया गया है कि अपनी तरफ से राज्य इकाई 5 सीटों के संदर्भ में नाम प्रस्तावित करके देने जा रही है। 5 लोकसभा क्षेत्रों के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी का राज्य नेतृत्व हाईकमान को यह संदेश दे रहा है कि आप चाहें तो इन 5 सीटों पर अभी प्रत्याशी घोषित कर सकते हैं। इनमें से 2 सीटें ऐसी हैं जिन्हें जीत पाने में भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में नाकाम रही थी। एक सीट बस्तर की है और दूसरा कोरबा संसदीय क्षेत्र है। इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के मुकाबले शिकस्त का सामना करना पड़ा था। जहां बस्तर में भारतीय जनता पार्टी दीपक बैज से पराजय का शिकार हुई थी, वहीं कोरबा में ज्योत्सना महंत ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्योतिनंदन दुबे को शिकस्त दी थी। भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों के संदर्भ में अभी फरवरी महीने में ही प्रत्याशी घोषित करने की तैयारी में। पर इसके साथ साथ जिन 3 सीटों पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में सफल रही थी श्वेता जी, उन सीटों पर भी प्रत्याशी अभी घोषित करने जा रही है। उसकी वजह यह है कि इन सीटों पर जो लोग चुनाव जीते थे वो विधानसभा का चुनाव जीत गए हैं। सरगुजा से रेणुका सिंह, रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से गोमती साय और बिलासपुर संसदीय क्षेत्र से अरुण साव, ये 3 सांसद जो हुआ करते थे वो अब छत्तीसगढ़ विधानसभा में बतौर विधायक मौजूद हैं। अरुण साव तो उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी मौजूद है। तो इन 3 सीटों के संदर्भ में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने अपनी मंशा से राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया है। अपनी तरफ से पैनल भी प्रस्तावित कर दिया है। इन 5 सीटों पर अगर पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व चाहे तो अभी प्रत्याशी घोषित कर सकता है। तो कुल मिलाकर जो पहली सूची आएगी भारतीय जनता पार्टी की संसदीय चुनाव के संदर्भ में, लोकसभा चुनाव के संदर्भ में, उसमें छत्तीसगढ़ के 5 संसदीय क्षेत्र उसमें दिखाई देंगे। एक बस्तर, दूसरा कोरबा, तीसरा बिलासपुर, चौथा सरगुजा और 5वां रायगढ़। बाकी जो सीटें हैं रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर, ये सारी सीटों, जांजगीर चांपा, इन सारी सीटों के संदर्भ में फैसला बाद में आएगा। पर अभी जो फैसला आएगा उसमें ये 5 संसदीय क्षेत्रों पर आपको प्रत्याशी दिखाई देंगे। हिमांशु जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि आपने जिक्र किया रायगढ़ का संसदीय क्षेत्र और छत्तीसगढ़ की राजनीति में रायगढ़ हमेशा से चर्चित रहा है और अगर इस समय देखें तो चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लगातार दावेदारों की लंबी लंबी कतारें हैं। चाहे वो रवि भगत का नाम हो, गोमती साय का नाम हो बीजेपी से, वहीं कांग्रेस में दयाराम ध्रुवे, जयमाला सिंह, मेनका सिंह, लालजीत सिंह राठिया। तो इसमें किस तरह की चुनौतियां दिखेंगी रायगढ़ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कुछ नीतिगत फैसला लेना है। पहला नीतिगत फैसला तो ये लेना है, जैसे 2019 के चुनाव के संदर्भ में फैसला लिया गया था कि विधानसभा चुनाव लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा। वो जीता या हारा इससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी इस नियम का पालन छत्तीसगढ़ में करेगी? अगर विधानसभा चुनाव लड़ने वालों को मैदान में नहीं उतारा जा रहा है तो जो नाम आपने जिक्र किया उनमें से किसी भी नाम पे विचार नहीं होना है। गोमती साहब भले ही चुनाव जीत गई है पर विधानसभा चुनाव लड़ी है, तो उन्हें मैदान में नहीं उतारा जाएगा। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को नए चेहरों को आजमाने के संदर्भ में अवसर है। एक वातावरण ऐसा बना हुआ है, क्योंकि भाजपा ने अभी अभी जीत भी हासिल की है, देश में भी एक माहौल है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस समय जिस तैयारी में है
उसमें ये भी दिखाई देता है कि वो नए चेहरों को आजमाने की कोशिश में, नई पीढ़ी को तैयार करने की कोशिश में, भविष्य को लेकर काम कर रही है। 2047 की बात अब भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, सरकार में बैठे हुए लोग करते हैं। तो इसलिए नए चेहरों की हम उम्मीद कर सकते हैं इन तमाम संसदीय क्षेत्रों के संदर्भ में, और आम कार्यकर्ता को अवसर लेने की भी उम्मीद की जा सकती है। भाजपा लगातार जिस तरीके का प्रयोग कर रही है, अभी विधानसभा चुनाव में ही आप देखिए ना, ईश्वर साहू, सुशांत शुक्ला जैसे नाम एकदम से चौंकाने वाले सामने आए, और केवल चौंकाने वाले नाम सामने ही नहीं आए, इन्होंने जीत भी हासिल करके दिखाई। मतलब भाजपा ने जो प्रयोग किया वो प्रयोग सफल भी रहा। तो संसदीय चुनाव के संदर्भ में भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि नए चेहरे सामने आएंगे। तो इन पांचों का रायगढ़ का जहां तक संबंध है, तो रायगढ़ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि रायगढ़ से वर्तमान में मुख्यमंत्री ताल्लुक रखते हैं। स्वयं विष्णुदेव साय भी एक समय रायगढ़ संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए हुए हैं। तो इस लिहाज से रायगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न रहेगा। रायगढ़ संसदीय क्षेत्र को लगातार भाजपा जीतती हुई भी आ रही है। तो इसलिए रायगढ़ से जो भी प्रत्याशी होगा उसके संदर्भ में हमें मानना चाहिए कि वह विष्णुदेव साय की व्यक्तिगत पसंद के आधार पर तय होगा। मुख्यमंत्री की राय के अनुसार ही वहां का फैसला होना चाहिए, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, ये तो 5 सीटों का जिक्र हम कर रहे थे रायगढ़ का, चूंकि आपने सरगुजा का भी जिक्र किया जहां से रेणुका सिंह है, और ये भी कहा जाता है सरगुजा के बारे में कि 17 बार आम चुनाव हुए और 18वीं बार 9 बार में कांग्रेस जीती है और 8 बार में बीजेपी ने कब्जा जमाया। तो काफी चुनौतियां बहुत ज्यादा दिखाई देंगी बीजेपी को इस क्षेत्र में। सरगुजा के संदर्भ में भी देखिए, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि अपवाद स्वरूप ही कांग्रेस जीत रही है। राज्य गठन के बाद हर बार एक एक सीट ही तो हिस्से आ रही थी कांग्रेस के पास में, जिसमें से कोरबा संसदीय क्षेत्र से लगातार जीत रहे थे, एक बार दुर्ग संसदीय क्षेत्र से जीते, पिछली बार का चुनाव हुआ तो बस्तर जीत गए, बाकी तो सब जगह से कांग्रेस के हिस्से में हार ही आ रही है। तो सरगुजा के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण ये नहीं है कि भाजपा जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी किसको बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी में इस बार सामाजिक समीकरण को बड़ा महत्व दिया जाता है। तो एक सामाजिक समीकरण जरूर मैं साझा करना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए कि रायगढ़ और सरगुजा के संदर्भ में वो सामाजिक समीकरण इस तरीके से साधा जाएगा। ये दोनों आरक्षित क्षेत्र हैं, ये दोनों सीटें आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित है, सरगुजा भी और रायगढ़ भी। तो जो भी प्रत्याशी घोषित होंगे उसमें गौड़ समाज और कंवर समाज का ध्यान रखा जाएगा। अगर कंवर समाज का प्रत्याशी रायगढ़ से मैदान में उतरा तो सरगुजा क्षेत्र से प्रत्याशी गौड़ समुदाय से ताल्लुक रखने वाला होगा, और अगर सरगुजा से कंवर समाज का प्रतिनिधि टिकट पा गया तो रायगढ़ से आपको गौड़ समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर यह समीकरण सरगुजा के संदर्भ में है। सरगुजा में भी नए व्यक्ति को ही मौका मिलना है, क्योंकि रेणुका सिंह तो विधानसभा में आ चुकी हैं, तो इसलिए वहां पर भी नया चेहरा आएगा। ये भी समझना चाहेंगे बस्तर का भी अगर जिक्र किया जाए तो बस्तर के लिए भी कहा जाता है नक्सल प्रभावित क्षेत्र तो है, लेकिन यहाँ पर समीकरण बदलते रहे हैं। कांग्रेस की परंपरागत सीट रही 1951 के पहले, लेकिन 1996 तक यहाँ पर हालात लगातार बदलते रहे। देखिए, बस्तर संसदीय क्षेत्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह कि वहां से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं वो सांसद हैं, लेकिन परेशानी कांग्रेस के लिए हो गई कि वो प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद विधानसभा का चुनाव लड़ लिए चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र से, और तसल्ली से चुनाव हार गए। अब चुनाव हार गए वो विधानसभा का, तो अब लोकसभा का चुनाव वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा प्रतिष्ठा का विषय इसलिए हो जाता है कि पिछली बार पार्टी को यहाँ पे पराजय का सामना करना पड़ा था। ये परंपरागत रूप से भाजपा के संसदीय क्षेत्र के रूप में यूं देखिए कि बलीराम कश्यप जो बहुत बड़े नेता हुआ करते थे वह लगातार यहाँ से चुनाव जीत रहे थे। उससे पहले मनकू राम सोढ़ी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, वो चुनाव जीता करते थे। एक बार महेंद्र कर्मा ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर जीत दर्ज की थी मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस के टिकट पर उतर के, तो आप उसे निर्दलीय ही मान सकते हैं। तो अरविंद नेता मनकू राम सोढ़ी के इलाके को ध्वस्त कर दिया था बलीराम कश्यप जी ने। बलीराम कश्यप जी के निधन के बाद में दिनेश कश्यप उनके बेटे वहां से चुनाव लड़े थे। अब परिवारवाद को लेकर जैसी बात चलती है उसके मद्देनजर केदार कश्यप के मंत्री बनने के बाद इसकी संभावना बहुत क्षीण है कि दिनेश कश्यप को पार्टी यहां से प्रत्याशी बनाएगी। तो ऐसी अवस्था में कोई नया चेहरा यहाँ पर हमें दिखाई देगा। जो चर्चित नाम है उनमें एक बड़ा नाम महेश गागड़ा का है। महेश गागड़ा लेके बीजापुर से चुनाव लड़े और विधानसभा का चुनाव हार गए। तो विधानसभा चुनाव के संदर्भ में जब तक नीतिगत निर्णय नहीं हो जाता है तब तक विधानसभा चुनाव लड़े हुए लोग जो भले ही हार गए वह भी लोकसभा में अपनी संभावनाएं देख रहे हैं, और वो नेता भी जो चुनाव जीत गए विधानसभा का लेकिन मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बन पाए विष्णुदेव साय में, वो भी अपने
राजनीतिक पुनर्वास के लिए लोकसभा की ओर बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, चाहे वो गोमती साय हो, चाहे वो रेणुका सिंह हो। तो ये बात महत्वपूर्ण है। लेकिन बस्तर के संदर्भ में जो एक नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, वो नाम है ओजस्विनी मंडावी का। भीमा मंडावी जो यहाँ से इकलौते विधायक थे पिछली बार के 2018 के चुनाव में, पर नक्सली हमले में जो शहीद हो गए थे, उनकी पत्नी ओजस्विनी मंडावी के संदर्भ में माना जा रहा था कि उन्हें पार्टी दंतेवाड़ा से विधानसभा का चुनाव लड़ाएगी, पर तात्कालिक परिस्थितियों में उन्हें मैदान में नहीं उतारा गया। तो वो एक बड़ा संजीदा नाम है बस्तर से चुनाव के संदर्भ में कि भीमा मंडावी की शहादत को ध्यान में रखते हुए शायद ओजस्विनी मंडावी, क्योंकि वो आदिवासी भी है, महिला भी है और शहीद की पत्नी भी है, तो दृष्टि से शायद उन्हें अवसर मिले। तो अगर वो नाम दिखता है तो उसमें चौंकना नहीं चाहिए। बिल्कुल चौंकाने वाली बात नहीं हो सकती, लेकिन ये भी समझना चाहेंगे कोरबा का अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा रहा है, तो यहाँ पर भी चुनौतियां क्या बढ़ती हुई नजर आएंगी? क्योंकि 2008 में जिस तरह से परिसीमन हुआ और 2009 में पहली बार लोकसभा का यहाँ पर चुनाव हुआ था। पहले जांजगीर के साथ में था, अब कोरबा कोरिया के साथ में। कुल मिला के मामला इतना है। लेकिन इस संसदीय क्षेत्र के संदर्भ में ये चरणदास महंत का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई चुनौतीपूर्ण है। पिछली बार चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत तो यहाँ से चुनाव जीतने में सफल रही थी। भाजपा को यहाँ से एक नए चेहरे की तलाश है। एक संभावित नाम यहाँ से सरोज पांडे के रूप में देखा जा रहा है। दूसरा नाम जो यहाँ से पहले सांसद हुआ करते महतो जी, उनके बेटे का नाम भी यहाँ से एक संभावना के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा जोगेश लांबा, ज्योति नंदन दुबे जैसे भी नाम हैं। तो काफी नाम यहाँ पे चर्चाओं में है। लेकिन वाकई कोरबा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कठिन सीट है, तो यहाँ से पार्टी को सोच समाज के ही प्रत्याशी मैदान में उतारेगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, तो उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी बातचीत करने के लिए। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी और अहम खबर INS 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी ने दी है कि जिस तरह से 2 चरणों में भाजपा उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी।